Good morning, everyone. Let us come to this wonderful chapter called Capital Budgeting or Investment Decision. This is chapter number 7 in your study material. तो आप स्टडी मटेरियल को ओपन रखेंगे और आज हम एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर इससे रिलेटेड डिस्कशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट तो पहले मैं आपको एक काम करूंगा, एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा। लिखिए, अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत होगी एनपीवी से। आज स्टूडेंट लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड डिस्काउंट रेट। रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड डिस्काउंट रेट। रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड डिस्काउंट रेट। एक लाइन ड्रॉ करना है आपको इस तरह से। एक्स एक्सिस पे डिस्काउंट रेट है, ये है एक्स एक्सिस, इस पे डिस्काउंट रेट लिखेंगे। और ये वाई एक्सिस पे एनपीवी लिखेंगे। जब ये लाइन आप ड्रॉ करोगे तो इट हैज टू बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ड्रॉ करना है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व यानी जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ेगा एनपीवी कम होता जाएगा। यस और नो? हाइयर द डिस्काउंट रेट, लोअर द एनपीवी। हाइयर द डिस्काउंट रेट, लोअर द एनपीवी, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा। सो एंड वाइस वर्सा का मतलब है अगर डिस्काउंट रेट कम होगा तो एनपीवी ज़्यादा होगा। डिस्काउंट रेट कम होगा तो एनपीवी ज़्यादा होगा, और डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा तो एनपीवी कम होगा। इज इट राइट? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर सपोज आपको 100 रुपीज़ मिलने वाला है 1 साल बाद, चेक करके देखते हैं। अगर डिस्काउंट रेट 10% हुआ तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? उठाओ कैलकुलेटर, 100 डिवाइड बाई 1.10 करना। 100 डिवाइड बाई 1.10 करना 91 पॉइंट समथिंग 91, 90.91। और अगर मैं डिस्काउंट रेट को बढ़ाकर 15% कर दूं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 1.15, 86.9 अप्रोक्सीमेटली। हाइयर द डिस्काउंट रेट, lower the present value, lower the discount rate, higher the present value। तो जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट हम बढ़ाते जाएंगे ना, हमारा ये एनपीवी कम होते जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इस एक्स एक्सिस को कट करेगा। जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है इसको हम बोलते हैं IRR। इसको क्या बोलेंगे? IRR। थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। IRR इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट, IRR इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच एनपीवी इज 0। IRR इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच एनपीवी इज 0। तो ये डिस्काउंट रेट है और यहां पर आपका एनपीवी 0 है। ये 0 है, इस पॉइंट को 0 बोलना है। तो आप डायग्राम से IRR आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पॉइंट आपका आईआरआर है। ठीक है, तो आईआरआर के पहले आपका एनपीवी पॉजिटिव है और आईआरआर के बाद आप देखोगे यहां पे आपका एनपीवी नेगेटिव आ रहा है। इज इट राइट? तो इस बेसिक नॉलेज को अभी ध्यान में रखेंगे आगे के डिस्कशन में। हाइयर द डिस्काउंट रेट, लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। अगर डायग्राम बनाने बोला जाए तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है that is IRR। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर 32 से शुरुआत की जाएगी। कम टू क्वेश्चन नंबर 32 इन आवर बुक। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है, सर्च कर लीजिए। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर। सभी बच्चे पूरी ध्यान से
क्वेश्चन को पढ़ना है। ये क्वेश्चन एमटीपी में 10 मार्क्स के लिए आ चुका है। एमटीपी 10 मार्क्स। तो हम क्या करने वाले हैं आज, आरटीपी, एमटीपी, एग्जाम और स्टडी मटेरियल, इनके क्वेश्चंस को क्लास में ही करेंगे, पूरा डिटेल में अपनी नोटबुक में खुद सॉल्व करेंगे। A company is presently paying an outside firm ₹1 per gallon to dispose of the waste। ये क्वेश्चन कर लिया था कि पेंडिंग है? पेंडिंग है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आपने वेस्ट डिस्पोजल के लिए ₹1 पर गैलन पे कर रहे हैं एक दूसरी कंपनी को, टू एट द नॉर्मल कैपेसिटी द वेस्ट इज अबाउट 50,000 गैलन्स पर ईयर। ₹1 पर गैलन पे कर रहे हैं, साल में टोटल 50,000 वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपका। तो एट प्रेजेंट आप कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं? एट प्रेजेंट आप कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं? इज इट 50,000? तो 50,000 रुपीज आप पे कर रहे हो टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट। वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हम 50,000 रुपीज फिलहाल खर्च कर रहे हैं। तो अभी देखना है इसका क्या होगा। फिर लिखा है कि आफ्टर स्पेंडिंग ₹60,000 ऑन रिसर्च। आफ्टर स्पेंडिंग 60,000 ऑन रिसर्च, तो यहाँ पर अच्छे बच्चे को लिखना है संक कॉस्ट। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप मार्क करेंगे संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। आफ्टर स्पेंडिंग मतलब ये खर्च हो चुका है। संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट रेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग, नॉट रेलेवेंट, यानी आपको आपके आंसर में इस 60,000 को कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करना ही नहीं है आपको। इज इट राइट? द कंपनी डिस्कवर्ड दैट द वेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर ₹10 पर गैलन इफ इट वॉज प्रोसेस्ड फर्दर। वाह, अगर आपने वेस्ट को प्रोसेस किया, उल्टा आप वेस्ट को बेच सकते हैं। कहाँ पहले आप वेस्ट को डिस्पोज करने में लगे हुए थे, आज उसी वेस्ट को हम प्रोसेस करके बेच सकते हैं। व्हाट एन आइडिया। ठीक है, तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा? ₹10 पर गैलन है और 50,000 गैलन आप प्रोड्यूस करते हैं, तो वेस्ट को बेच कर ही आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये मशीन, ये खर्चा करने का ये फायदा है। एडिशनल प्रोसेसिंग वुड हाउएवर रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख इन द न्यू इक्विपमेंट। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। 6 लाख रुपीस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और उसका फायदा ये है कि ये 5 लाख रुपए आपको इनकम तो होगी, ऊपर में जो 50,000 रुपए आप इनकर कर रहे थे वो भी सेविंग हो जाएगी। वो 50,000 बचेगा और ये 5 लाख की कमाई होगी। तो टोटल 5.5 लाख का आपका बेनिफिट हो गया। टोटल 5.5 लाख का बेनिफिट हो गया ना। पहले 50,000 खर्च करते थे, अब उसी वेस्ट को हम प्रोसेस करके 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो 5 लाख इनकम। तो टोटल इस मशीन को खरीदने का अभी तक कितना फायदा दिखा आपको? 5,50,000 पर एनम। और इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। ओ, तो 10 ईयर्स तक आपको ये 5.5 लाख की कमाई होगी, सेविंग प्लस सेल। एंड नो सैल्वेज वैल्यू। डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रीशिएशन आपको 6 लाख रुपए पे ओवर 10 ईयर प्रोवाइड करना हो तो एनुअल डेप्रीशिएशन 60,000 आएगा। एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजिंग 20,000 पर ईयर। तो आपका एक 60,000 डेप्रीशिएशन है। एक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी लगेगा। कितना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट? यानी कचरा बेचने के लिए भी एडवर्टीजमेंट करना होगा। ठीक है। नो चेंज इन द प्रेजेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड इफ द न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड। द डिटेल्स ऑफ द एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आर। एक तो आपको 20,000 रुपये एडवर्टीजमेंट पे लग जाएंगे और कुछ आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगा। 5 रुपीज पर गैलन, तो 5 रुपीज इंटू 50,000 बताइए, आपको 2,50,000 रुपीज वेस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगा वेरिएबल। और उसके अलावा 30,000 रुपीज
फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 60,000, और एक 20,000 रुपये आपको लगेगा एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। देयर विल बी नो लॉस इन प्रोसेसिंग, very good, no processing loss, and it is assumed that the total waste processed in a year will be sold in the same year. Estimates indicate that 50,000 gallon will be sold. तो हमारा सारा कैलकुलेशन 50,000 गैलन के बेसिस पे होगा। वेरिएबल कॉस्ट इंटू 5 करेंगे, रेवेन्यू निकालने के लिए इंटू 10 करेंगे। मैनेजमेंट व्हेन कन्फ्रंटेड with the choice of disposing of the waste or processing it further and selling it, seeks your advice, seeks your underline, मैं चला अपने घर, है कि नहीं। तुम्हें बताना होगा कि क्या हम ये जो वेस्ट अभी डिस्पोज कर रहे हैं उसको हम डिस्पोज करते रहें या फिर हम एक नई मशीन खरीदें और उसको फर्दर प्रोसेसिंग कर लें, या उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर लें। विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड, बहुत ही अच्छा सवाल है। अज्यूम दैट द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, ये आप डिस्काउंट रेट के रूप में यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल खुद ही निकाल कर हाथ में दे रखा है 15%, और उसके अलावा पूछ रहे हैं कि एवरेज टैक्स रेट 50% है, 50% टैक्स की बचत होगी या लगेगा, डिपेंड्स, इनकम है कि एक्सपेंस है। और दयालु इंस्टीट्यूट की दयालुपंथी देखिए, उन्होंने आपको 1 से 10 का एन्युटी फैक्टर भी दे रखा है, 1 से 10 का एन्युटी फैक्टर भी दे रखा है। तो क्या किया जाए, बोलो, सॉल्व किया जाए। तो पहले क्या करेंगे, पहले CFAT निकालते हैं कि अगर हमने ये डिसीजन लिया तो कितना CFAT होगा, और उसके बाद हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है, MTP 10 मार्क्स, ठीक है। तो यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम लायक है, इसको लिखिए इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन की भरमार बढ़ रही है। सिर्फ आप सोचेंगे मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ और मैंने ये चैप्टर सीख लिया, तो उससे होगा नहीं। डिसीजन मेकिंग के important questions आ रहे हैं। So are we ready for this wonderful question? Yes. Step 1, calculation of CFAT. राइट हैंड साइड रुपीज लिखना, राइट हैंड साइड रुपीज। तो फर्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर A, इनकम। इनकम में पहले लिखेंगे सेल ऑफ वेस्ट, वेस्ट बेचकर भी कमाई होती है, ठीक है। सेल ऑफ वेस्ट, कितना वेस्ट प्रोड्यूस होगा, 50,000 गैलन्स, और कितने रुपए में बेचेंगे, 10 रुपए में, तो 5 लाख रुपीज आ गया। उसके अलावा एक और बेनिफिट है, सेविंग इन डिस्पोजिंग ऑफ, सेविंग इन डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट, सेविंग इन डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट। तो 50 शेयर यहां बच गए, तो ये टोटल कितना आया, टोटल ए आ गया 5,50,000। पॉइंट नंबर बी लिखना, कॉस्ट। कॉस्ट क्या क्या लगने वाला है, एक तो लगेगा वेरिएबल प्रोसेसिंग कॉस्ट, वेरिएबल प्रोसेसिंग कॉस्ट 50,000 गैलन्स हैं, पूरा लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं उतना तो मिनिमम आप भी लिखना, इंटू ₹5। ज़्यादा लिख सके तो अच्छा है, कम नहीं करना है। तुम कम लिखोगे वो भी कम लिख देंगे मार्कशीट में, ठीक है। फिर एक फिक्स प्रोसेसिंग कॉस्ट है, कौन मुझे बताएगा कि फिक्स्ड प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है इस क्वेश्चन में। एक स्टूडेंट कह रहा है 30,000, क्वेश्चन इतना इजी है कि मत पूछो। फिर एक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी है,
एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर ईयर कितना लगने वाला है? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देखकर बताओ पर ईयर कितना लगने वाला है। सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 20,000। पॉइंट नंबर डी। एक और कॉस्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन लिखना है आपको। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। यूजफुल लाइफ डिवाइड बाय 10 ईयर्स करना। डिवाइड बाय 10 ईयर्स करना तो कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है। और कोई कॉस्ट है कि एक बार पहले क्वेश्चन वापस देख लेते हैं, शुरू से एंड तक देखो। वो जो रिसर्च कॉस्ट है ना, उसका कुछ नहीं करना है। रिसर्च कॉस्ट इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो मेरे हिसाब से सारे कॉस्ट क्वेश्चन में जो दिए गए थे उसको हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर स्टूडेंट लिखेगा टोटल बी। टोटल बी अच्छे से करना है टोटल, ठीक है। आप जितने अच्छे से लिखोगे मार्कशीट पे उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं 3,60,000। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, जवाब दें। 3,60,000। पॉइंट नंबर सी में लिखना है पीबीटी ए माइनस बी। कोई तो मुझे बता दो पीबीटी कितना है? 1,90,000। पॉइंट नंबर डी लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। कोई तो मुझे बताओ टैक्स कितना आएगा? हाँ जी बोलो। 95,000। पॉइंट नंबर ई CFAT। CFAT कैसे निकालेंगे? पीबीटी आपका 1,90,000 है, टैक्स 95,000 है माइनस, और एक डेप्रीशिएशन को ना ऐड बैक कर दो। डेप्रीशिएशन को ऐड बैक कर दो, 60,000 को ऐड बैक करो। तो एक स्टूडेंट कह रहा है 1,55,000। सो 1,55,000 अगर आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो हर साल 1,55,000 रुपीज का CFAT जनरेट होगा। लेकिन एक मशीन भी खरीदनी होगी उसके लिए, उसकी कीमत 6 लाख रुपए है। तो हमारा स्टेप नंबर 2 अभी लॉजिकली क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। और फॉर्मेट अच्छे से लिखना है आपको। ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, क्या रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में? 15%। 15%। और लास्ट कॉलम में लिखना प्रेजेंट वैल्यू। लास्ट कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू। सारे बच्चे पहले फॉर्मेट बना लीजिए, 4 लाइन लगेगी सिर्फ। ईयर 0 में आपको मशीन खरीदना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 6 लाख रुपए ब्रैकेट में लिखना। और 1 से 10 आपको CFAT जनरेट होगा ब्रैकेट में स्टेप 1। ब्रैकेट में स्टेप 1। तो आपने स्टेप 1 में जाना, जरा कितना अमाउंट लिखा था? 1,55,000 लिखा था। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ईयर 0 के लिए हमेशा 1 लेना है। 1 और 1 से 10 का फैक्टर क्वेश्चन की सबसे लास्ट लाइन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ जरा जोर से बोल के बताना। वेरी गुड, 5.019। 5.019। तो अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1,55,000 इंटू 5.019। कितना आया? 777,945। तो अब आपको मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,77,945। 1,70,945। तो अभी आपको यहां पर लिखना है पहले तो एडवाइस। एडवाइस में लिखना है एज द NPV इज पॉजिटिव, as the NPV is positive, the company should process the waste. The company should
process the waste. The company should process the waste. Positive NPV maximizes the wealth of the shareholders. पॉजिटिव एनपीवी मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ द शेयरहोल्डर्स. फिर एक नोट लिखेंगे, रिसर्च कॉस्ट being sunk cost is not relevant in decision making. Research cost being sunk cost is not relevant in decision making. Is it right? Bully, yes, this is right. Anybody, any query on this question now? I have tried to explain this to you. Doubt on any line? सेविंग है ना, तो अब सेविंग होगी ना. अगर आपने पहले आप क्या कर रहे थे, 50,000 खर्चा कर रहे थे, वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा. तो तुम्हारा अगर खर्चा बढ़ा तो तुम्हारी इनकम बढ़ी, खर्चा बचा तो इनकम बढ़ेगी. तो उसको भी कंसिडर करना है. हर वो कॉस्ट या बेनिफिट जो आपके डिसीजन से अफेक्ट हो सकते हैं उसको कंसिडर करना है. तो इधर तो 50 बचा, इधर 5 लाख की इनकम भी हो गई, तो टोटल आपको मशीन खरीदने से 5.5 लाख का फायदा होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन और करेंगे. उसके पहले एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे कॉन्सेप्ट आ रहा है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. एनपीवी कैसे निकालते हैं? एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, और एनपीवी से जो आंसर मिलता है ना, वो रिलेटिव आंसर रहता है, सॉरी एब्सोल्यूट आंसर रहता है. जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मान लो आपने 7,77,945 लिखा, अभी कुछ नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ. और 6 लाख रुपए आपका आउटफ्लो था, अमाउंट लिखना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं. तो ये आ गया 177,945. इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फिगर, एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके. तो कई बार एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें देखकर ये प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है या कम प्रॉफिटेबल है नहीं पता चलता है. इज इट राइट? जैसे प्रोजेक्ट ए और बी है, कल भी मैंने एग्जांपल दिया. यहाँ पर आपका कॉस्ट है 10 लाख, यहाँ पे 10 करोड़ है. तो एनपीवी क्या होगा? यहाँ पर आपका एनपीवी मान लो आएगा 2 लाख रुपए, और यहाँ पर आपका एनपीवी आया 1 करोड़ रुपए. तो ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा ना, या कम होगा? कम हो भी सकता है, बट जनरली आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, एक फ्लैट बनाकर बेचोगे और एक पूरा 200 फ्लैट की स्कीम बना के बेचोगे तो कहाँ ज्यादा आपको बेनिफिट होगा. लेकिन हमें देखना है कि पर यूनिट कौन प्रॉफिटेबल, हर 1 रुपए में कौन ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है. तो मुझे बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या करता है? वो ये बताता है कि फॉर एवरी रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट, which project generates more inflow. तो एनपीवी में ये फॉर्मूला है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाले क्या करते हैं, बोलते हैं हम यहां तक तो हम सेम यूज करेंगे फिगर, अलग से कुछ नया कैलकुलेशन हमको नहीं सीखना है, बस सिर्फ हमारे फॉर्मूले में
एक चेंज होगा। अब ये हो जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी आपको जो भी कैलकुलेशन करने का जो तरीका है ना वो सेम रखना है। आपको कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं बदलना है बिल्कुल। लास्ट में आके क्या करना है, रेशियो निकालना है। अभी अब क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉस्ट यानी आउटफ्लो 10 लाख है, एनपीवी 2 लाख है, तो इसका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना होगा, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आप में से कोई बता पाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना होगा? भगवान ने एक ऊपर में ना चैम्बर दिया है, ठीक है, ये जो चैम्बर होता है ना, इसको बोलते हैं दिमाग। इसको जितना यूज करेंगे उतने बाल घटेंगे। 12 लाख 12 लाख 22। एक व्यक्ति बोल रहा है 10, 12, 22। एक बार फाइनली सोचो भाई, तुम अपने मन को मजबूत बनाओ और बोलो कि आंसर क्या है। मैं आपसे 12 लाख रुपीज, 12 लाख। देखो यहां पर एनपीवी 2 लाख दिया हुआ है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मैंने कहा कि फाइंड आउट करो, और पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 10 लाख है बराबर। तो एक्स की वैल्यू होगी 12 लाख रुपए। तो अगली बार से क्या करना, अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एनपीवी दिया हुआ है, उनको ऐड कर देना, उनको ऐड कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। जैसे इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम पीवी ऑफ इनफ्लो इक्वल टू एनपीवी प्लस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आपके जीवन में आज एक और फॉर्मूला ऐड हो गया। मेरा इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि बच्चा एक छोटे से इक्वेशन को भी हैंडल नहीं कर पाता अगर मैं उसको रिवर्स सवाल पूछ दूं। मैंने आपको कॉस्ट दिया है, एनपीवी दिया है, उससे मैंने पूछा पीवी ऑफ इनफ्लो क्या है, थोड़ी देर बच्चा 10 लाख 22 लाख के बीच घूमता रहा, बाद में फिर वो 12 पे पहुंचा। उसी तरह दूसरे का आंसर क्या होगा, 11 करोड़। अब तुम सुधर गए हो, 11 करोड़ लिख देता हूं। ऊपर आओ, अब इन दोनों प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। अब इन दोनों प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब रेशियो ऑफ इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। 12 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 1.2, 11 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, कम ऑन 1.1। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सच्चे। अब इसका इंटरप्रिटेशन अलग हो गया। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखूंगा तो ए का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बी से ज्यादा है। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस नंबर, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस नंबर? इसका मतलब है फॉर 1 रुपी 1 आउटफ्लो, इनफ्लो इज 1.20। For every 1 rupee of outflow, inflow is 1.20, or for every 1 rupee of outflow, NPV is 20 पैसे। Can I say that? 1 रुपया 20 पैसा इनफ्लो है, 1 रुपया आउटफ्लो है, तो एनपीवी कितना हुआ? यानी प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करोगे तो हर 1 रुपया आपको 0.20 एनपीवी जनरेट करके दे रहा है। ओ, ये तो हमारी बुक में लिखा हुआ ही नहीं था। प्रोजेक्ट बी का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? फॉर एवरी रुपी 1 आउटफ्लो, इनफ्लो is 1.10, or we can also say NPV is 0.10। we can also say NPV is 0.10। छोटी सी बात है लेकिन भेजे में घुसनी चाहिए। अब बोलो कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट? ए इज प्रॉफिटेबल पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताता है दोनों में पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ए। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड फंड्स होते हैं, यू हैव लिमिटेड फंड्स। तो लिमिटेड फंड्स को आपको कैसे यूज करना है? बेस्ट पॉसिबल मैनर में। बेस्ट पॉसिबल मैनर मतलब
every rupee should generate maximum NPV. Every rupee should generate maximum NPV. तो अगर मान लो आपको जब फंड्स की बहुत कमी है, आपको हर एक रुपए से अच्छा ज्यादा ज्यादा कमाना है, तो क्या करेंगे? जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर फंड्स की कमी नहीं है ना, तो टेंशन मत लो। फंड्स की कमी नहीं है तो जिसमें एनपीवी ज्यादा आएगा उसको सिलेक्ट करो। हाइयर एनपीवी विल ऐड मोर टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। फंड्स की कमी है नहीं, 10 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 करोड़ भी कर सकते हैं, तो 10 करोड़ करेंगे क्योंकि उसमें एनपीवी ज्यादा आ रहा है। उसमें इन्वेस्ट करने से मेरे वेल्थ पे 1 करोड़ रुपीस का प्लस इंपैक्ट आएगा। बोलो हाँ। जबकि ए में सिर्फ 2 लाख का आएगा, तो सीधी बात है मैं अपने वेल्थ को 1 करोड़ से बढ़ाना चाहूंगा। इज इट राइट? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कब हमारे काम का है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कब हमारे काम का है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज वेरी यूजफुल व्हेन देयर इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट। लिखना यहां पर एक लाइन, एक और लाइन लिखना। अगर आप लिख रहे हैं तो, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज वेरी यूजफुल when there is resource constraint. रिसोर्स कंस्ट्रेंट, रिसोर्स कंस्ट्रेंट का मतलब है लिमिटेड फंड्स। लिमिटेड फंड्स रहा तो ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और अगर if there is no resource constraint, if there is no resource constraint, मान लो रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं है, फंड्स की कोई कमी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी बुक में मिसिंग है। if there is no resource constraint, then select project with higher NPV. Then select project with higher NPV. क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है। तो जब कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन फंड्स की कमी है, तो किसको सिलेक्ट करना है? जब फंड्स की कमी है तो किसको सिलेक्ट करना है? जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हाइयर हो, ठीक है। लेकिन जब बहुत पैसा है तो जिसका एनपीवी ज़्यादा हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव वही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब आप अपनी बुक बना सकते हैं, आपके नोट्स को पढ़ लेंगे, अब आपको समझ में आने लगेगा। इन सर्टन केसेस वी हैव टू कंपेयर अ नंबर ऑफ प्रपोजल, each involving different amount of cash flow. Oh my god, प्रोजेक्ट ए बी सी, एक का कॉस्ट 3,80,000 है, एक का 3,85,000 है, एक का 3,90,000 है, तो काफी क्लोज है इस बार। तो हम क्या करेंगे, इनकी एनपीवी भी निकालेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालेंगे। फिर आपको क्या करना है, अगर मान लो रिसोर्स कंस्टेंट है तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एक कंपैरिजन का तरीका होता है एनपीवी। एनपीवी बहुत अच्छा तरीका है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट इसमें सिर्फ ये है कि इफ देयर इज रिसोर्स कंस्टेंट तो बेटर होगा आप अपने हर एक रुपए को, क्या करो, उससे हर एक रुपए से एनपीवी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। देखो गरीब आदमी और अमीर आदमी में यही फर्क है। गरीब आदमी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जैसा है, 2,000 रुपए उसकी अगर सैलरी है तो बेचारा एक एक रुपया सोच सोच कर खर्च करता है, और यह अमीर आदमी ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, रिसोर्स कंस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो,
डिसीजन कैसे लेना आपको, यहाँ पे वही रूल है, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, ये इंडेक्स ग्रेटर देन 1 कब आएगा, ये इंडेक्स ग्रेटर देन 1 कब आएगा, इफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। बोलो हाँ या ना, क्योंकि आप रेशियो यूज कर रहे हो ना, तो ये रेशियो मोर देन 1 तभी होगा जब न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अगर पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो से ज्यादा है तो इसका मतलब है एनपीवी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन 0। कैन वी से दैट, कैन वी से दैट अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा है तो एनपीवी 0 से ज्यादा है, ट्रू और फॉल्स। कल आपने ये पढ़ा था कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 तो एक्सेप्ट करेंगे, उसी चीज को मैं सिर्फ दूसरे तरीके से कह रहा हूं, उसी बात को दूसरे तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग नहीं है। एनपीवी ग्रेटर देन 0 इज सेम एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1। ऐसा दुनिया में कोई भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 और प्रॉफिटेबिलिटी इज लेस देन 1, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों जो है फॉर्मूले सेम यूज कर रहे हैं, नंबर सेम यूज कर रहे हैं। उसका रिवर्स कर दो, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 है, रिजेक्ट। इसका मतलब है कि आपका जो न्यूमरेटर है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इट इज लेस देन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, और इसका ये भी मतलब है एनपीवी इज लेस देन 0। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं आसपास कि हाँ पीआई लेस देन 1 इज सेम एज एनपीवी लेस देन 0, क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, वो जो फॉर्मूला है उसमें ये न्यूमरेटर में आता है, ये डिनोमिनेटर में आता है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो अपने आप ही आपका आंसर लेस देन 1 या लेस देन 0 हो जाता है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हो तो किसको सिलेक्ट करना है, फंड्स विथ हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी सिलेक्टेड। लेकिन यहां पर आपको एक ब्रैकेट में लिखना है, ये जो लाइन इंस्टीट्यूट ने लिखी है पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से लाइन सही नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। ये लाइन के बाद ब्रैकेट में लिखना, इसमें क्लॉज डालना, इफ देर इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट, इफ देर इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट। ये लाइन कब सही है, इफ देर इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अगर फंड्स की कमी नहीं है तो भैया यू शुड मैक्सिमाइज योर वेल्थ, you should maximize your wealth, try to invest in projects which generates more and more NPV, is it right? गरीब आदमी कैसे एक एक रुपया सोच सोच कर खर्च करता है, अमीर आदमी को जो सामने दिखा हाँ चलो ये प्रोजेक्ट उठाना है उठा लो, जितना एनपीवी आया बढ़िया, मोर द एनपीवी मोर द एडिशन टू द वेल्थ। तो ये लाइन इंस्टीट्यूट की सही नहीं है पूरी तरह से, ब्रैकेट में लिखना था सब्जेक्ट टू if there is resource constraint, if there is no resource constraint select the option which has higher NPV, if there is no resource constraint select the option which has higher NPV। तो मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं वो लिख भी रहे हैं साथ साथ, कुछ लोग सत्संगी हैं, सत्संग में आए हैं, सत्संग करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपके स्टडी मटेरियल में। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो ऑफ 550, 75, 1 crore 20,000 respectively, and suppose further that the sum of the discounted cash inflow are, तो आपको ये इनफ्लो भी दे रखा है, आउटफ्लो भी दे रखा है, सारा कुछ तो प्लेट पे सजा के रखा हुआ है। कैलकुलेट द डिजायरेबिलिटी फैक्टर। बच्चे पूछ रहे डिजायरेबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स।
डिजायरेबिलिटी फैक्टर का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसके दो तीन नाम है, एक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एक है डिजायरेबिलिटी फैक्टर, और एक है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, एक है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। तो तीन नाम एक काम, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। यूजुअली ये नाम यूज होता है, ये कम यूज होता है, और ये तो लगभग नहीं के बराबर यूज होता है। ठीक है, तो क्या करना आपको, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ, अच्छी हैंड राइटिंग में, दो लोग समझ सके, तुम और एक इंस्टीट्यूट। कैलकुलेशन ऑफ डिजायरेबिलिटी फैक्टर, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आज एक काम करना, जितने क्वेश्चन हो गए हैं उनको रिवाइज करना, और चैप्टर के एंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। तो तीन प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं आपको, 1 2 3, और आपको यहां पर लिखना है पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट, ओके, प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट, तो आपको अच्छे से करना है उसको। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कहां पे दिया हुआ, सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड लाइन में। 6,50,000, ये कितना है 95,000, और ये 1,30,000। ठीक है, जो भी क्वेरी है पूछते रहना है, एनी क्वेरी टिल नाउ, पूछो पूछो। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपको फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, 5,50,000, 75,000, 1,00,00,000, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 1,20,000। अब आपको यहां पे लिखना है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। डिजायरेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। फॉर्मूला बार बार लिखने का फायदा है, आपको याद हो जाएगा, कब यूज करना है ये भी पता चल जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब सिर्फ कैलकुलेटर उठाने का काम है। सारे बच्चे कैलकुलेटर पे मुझे बताएंगे कि प्रोजेक्ट 1 का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है। 1.18, बहुत सुंदर। सेकेंड वन बहुत ही सुंदर। थर्ड वन 1.001 आ गया, ठीक है। अब एक और काम करना, पॉइंट नंबर डी लिखना रैंकिंग। रैंकिंग, रैंकिंग किसको देंगे, फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक होगा इसको, इसमें 1 रुपया लगाओ, 1 रुपये 27 पैसे पाओ, 1 रुपए के बदले 1,27, तो 27 पैसे का एनपीवी जनरेट कर रहा है फॉर एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड। ये है रैंक 2, 1 रुपया लगाओ 1.18 पाओ, 18 पैसे का एनपीवी जनरेट हो रहा है, और यहां पर सिर्फ 1 रुपए लगाओ और 0.001 की एनपीवी मिल रही है आपको। ठीक है, एक और लाइन लिखना, पॉइंट नंबर ई, एनपीवी। एनपीवी विल बी ए माइनस बी। थोड़ा इसको हम एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ मैकेनिकली सॉल्व नहीं करते हैं, एनपीवी निकालना। तो पहले वाले का एनपीवी आ रहा है 1 लाख, दूसरे वाले का 25,000, 20,000, और तीसरे का 10,000। अभी लिखना, यहां पे लिखना, ऊपर मिलकर रैंकिंग एज पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और पॉइंट नंबर एफ लिखना रैंकिंग एज पर एनपीवी। रैंकिंग एज पर एनपीवी। अब देखना रैंकिंग बदल जाएगी। अब प्रोजेक्ट 1 को मिलेगा फर्स्ट रैंक, प्रोजेक्ट 2 को मिलेगा सेकेंड रैंक, और नालायक 3 अभी भी 3 पे ही है। तो अब यहां पे समझो, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे डिसीजन लेना है
तो प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट होगा, लेकिन एनपीवी के बेसिस पे अगर डिसीजन लेना है तो प्रोजेक्ट 1 विल बी सिलेक्टेड। तो नीचे एक नोट लिखना, इफ द डिसीजन इज टू बी बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप सुनेंगे लिखेंगे। इफ द डिसीजन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, project 2 will be selected. Project 2 will be selected. If the decision is based on profitability index, project 2 will be selected. However, if there are no resource constraints, decision should be based on NPV. Decision should be based on NPV. In that case, project 1 will be selected. Okay, in that case project 1 will be selected. तो ये आपको ध्यान में रखना है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट के वक्त प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलकर हमारा एक सिलेबस में रिसोर्स कंस्ट्रेंट पे भी क्वेश्चन है, उस समय मैं वापस इस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पर लौट कराऊंगा। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में और एनपी मेथड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो बेसिक कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम तरह से अराइव किया जाता है। एक का फॉर्मूला पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो है, एक का फॉर्मूला पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो है। तो एडवांटेज में आपको क्या क्या चेक करना है, क्या ये मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर कर रहा है? यस। क्या ये मेथड हमें प्रोजेक्ट्स की रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? क्या ये हमें प्रोजेक्ट की रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? तो आप बोलेंगे यस। तो यहां पर ये मेथड एनपीवी से सुपीरियर है। एनपीवी आपको बताता है किसको सिलेक्ट करना है, ये भी मेथड आपको बताता है किसको सिलेक्ट करना है। लेकिन जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हो और फंड्स की लिमिटेशंस हो तो ये मेथड आपको एक और चीज बताएगा, विच इज रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल। तो इस मेथड का एक और एडवांटेज ये है, एनपीवी के सारे गुण इसमें हैं, एक और गुण एक्स्ट्रा इसके अंदर, इट विल गिव यू रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। हर एक रुपए के पीछे कौन सा प्रोजेक्ट कितना एनपीवी जनरेट कर रहा है, और इसके ड्रॉबैक्स भी वही हैं जो एनपीवी मेथड में है। इट ऑल्सो हैज द सिमिलर ड्रॉबैक्स, लेकिन इसमें एक और ड्रॉबैक है। अगर मान लो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, क्या है? रिसोर्स कंस्ट्रेंट, जिसको हम बोलेंगे इस चैप्टर में कैपिटल रैशनिंग। रैशनिंग वर्ड का मतलब है जब डिमांड या नीड बहुत हो, डिमांड या नीड हो, तो जैसे सरकार क्या करती है, जब किसी चीज की डिमांड बहुत बढ़ जाती है और उनके पास वो चीज कम होती है तो रैशनिंग करते हैं। राशन शॉप सुना है आपने? राशन शॉप क्यों खोला गया था? क्योंकि पहले हमारे देश में फूड ग्रेन की कमी थी, तो हर एक आदमी को एक कोटा दिया था कि तुमको 5-5 किलो ही मिलेगा पर फैमिली। ठीक है, अभी भी है। तो दैट इज कैपिटल रैशनिंग। कंपनी को ये 4 प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने हैं, एक की रिक्वायरमेंट 5 लाख है, एक की 6, एक की 7, एक की 8। तो टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? अगर मैं चारों स्टार्ट करना चाहता हूं तो 15-26 हो गया, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और अवेलेबल फंड्स कितने हैं? मान लो अवेलेबल फंड सिर्फ 17 लाख रुपए है, तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इस 17 लाख रुपए को रैशनिंग करनी पड़ेगी। इस ढंग से रैशनिंग करनी पड़ेगी कि आपका टोटल एनपीवी इज
मैक्सिमम। यहां पर ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड बहुत काम आता है। वो बोल रहा है भाई पैसे कम है, नीड्स ज्यादा है, तो पहले किसको चुनेंगे? पहले उसको चुनेंगे जिसमें हर 1 रुपए पे आपको हाईएस्ट एनपीवी मिलता है। तो उसके लिए आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालोगे, सिलेक्ट करोगे। लेकिन उसमें एक रिस्क है, एक दिक्कत है। 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिविजिबल और इनडिविजिबल। डिविजिबल मतलब जिसको आप पार्ट्स में एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी ये सपोज बिल्डिंग है, इसमें 4 फ्लोर हैं, तो फंड्स कमी है तो अब क्या करो, सिर्फ 1 फ्लोर खरीद सकते हो। थोड़ा और फंड्स है तो 2 खरीद सकते हो, मतलब पार्ट्स में खरीदना अलाउड है। इसको बोलेंगे डिविजिबल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। लेकिन मान लो एक मशीन खरीदनी, ये मशीन है, अब इसको थोड़ी आप ऐसे 1/4 खरीद लोगे। या तो पूरी मशीन खरीदो या मत खरीदो। इसको बोलते हैं इनडिविजिबल। कार खरीदनी 8 लाख रुपए की, जेब में 2 लाख रुपए ही है, तो क्या सिर्फ 4 टायर लेकर आ जाओगे क्या? नहीं। हंसी आई? कभी कभी हंस भी लिया करो। मुझे पता है सीए कोर्स में आजकल हंसी खत्म हो गई है कि नहीं? जिसको देखो दुखी घूम रहा है, कोई खुश सीए स्टूडेंट दिखता ही नहीं है। नहीं। तो अगर इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड वहां पर आपको सही गाइडेंस नहीं दे पाएगा। ओ, क्यों, कब, कैसे? ये मैटर जो है, आपका एक टॉपिक आएगा 1-2 दिनों के बाद, कैपिटल रैशनिंग। उस वक्त आप देखेंगे कि इनडिविजिबल प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड ज्यादा यूजफुल नहीं है। यूजफुल है लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर डिविजिबल रहा ना, तो फिर ये बेस्ट है। इसका फिर कोई मुकाबला ही नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं, नो तोड़ ऑफ दिस मेथड। ठीक है। वंस अ लार्ज प्रोजेक्ट, एक और लिमिटेशन है, वंस अ सिंगल लार्ज प्रोजेक्ट विथ हाई एनपीवी सिलेक्टेड, possibility of accepting several small projects which together may have higher NPV than the single project is excluded। कई बार एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट, और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। बड़े प्रोजेक्ट का एनपीवी भी ज्यादा होगा, मान लो इसका एनपीवी 2 लाख है, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट की एनपीवी 10,000, 50,000, 60,000, 30,000, 70,000, 50,000। बड़े प्रोजेक्ट में आपने 2 लाख एनपीवी जनरेट किया। अगर यही छोटे छोटे 6 प्रोजेक्ट लेते हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट सेम होता। मान लो यहां पर भी 2 करोड़ रुपए लगे, यहां पर कुछ 5 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे मिला के इसमें भी 2 करोड़ लगेंगे, लेकिन इनका टोटल एनपीवी आप देखोगे इससे ज्यादा आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड यहां फेल हो जाएगा। वो आपको ये कॉम्बिनेशन करने देगा ही नहीं। वो तो बोलेगा जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको ले लो। हो सकता है इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स स्टैंड अलोन बेसिस पे ज्यादा हो, लेकिन उतने ही पैसों से अगर मैंने इन सबको एक्सेप्ट किया और उनका एनपीवी निकाला, वो ज्यादा आ रहा है, तो दैट इज अ बेटर डिसीजन। वापस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड हैज फेल्ड हियर। इज इट राइट? तो ऐसा नहीं कि हर मेथड जो है ब्रह्मास्त्र है, सबके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। उसके बाद लिखा है ऑल्सो सिचुएशन में अराइज वेयर अ प्रोजेक्ट विथ लोअर पीआई selected may generate cash flow in such a manner that another project can be taken up 1 or 2 years later, the total NPV in such case being more than the one with the highest profitability index। ये दोनों पॉइंट एक ही है। इसमें लिख रहा है मान लो एक प्रोजेक्ट P1 है, एक P2 है, इसका PI 1.2 है, इसका 1.3 है, तो नॉर्मली आप डिसीजन क्या लोगे? जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा उसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर मैं P1 के साथ एक दूसरा प्रोजेक्ट P3 को क्लब कर दूं, तो P1 और P3 का जो एनपीवी है वो P2 से ज्यादा आ रहा है। बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में ये क्लबिंग अलाउड ही नहीं है, ये क्लबिंग
अलाउड नहीं। एनपीवी मेथड यहाँ पर बहुत अच्छा है। एनपीवी मेथड बोलता है आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो, ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो, और जिसका एनपीवी ज्यादा है वो कॉम्बिनेशन आप एक्सेप्ट करो। तो एनपीवी सारे मेथड्स का सरदार है। डिविजिबल इनडिविजिबल बाद में, तुम हमेशा फ्यूचर के क्वेश्चन पहले ही पूछ लेते हो। पहले मुझे कैपिटल रेशनिंग पढ़ा लेने दो, वो पूरा हो जाए मेरी तरफ से डिस्कशन, फिर तुम्हारा डिविजिबल इनडिविजिबल करेंगे। ठीक है, तुम्हारा मतलब तुम्हारे क्वेरी का, तुमको तो नहीं कर सकता, तुम अच्छे बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 3 टू द पावर 3, 27 पहुंच गए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम पर्पस के लिए 4 से लेकर 8 मार्क्स तक के लिए टिक करके रखना है। 27 नंबर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन में उन्होंने दो दो बातें पूछ ली हैं। एनपीवी निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो। अच्छी बात यह कि आपको डबल डबल मेहनत नहीं करना है। पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, एनपीवी। पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो, पीआई। बस फिर फॉर्मूला हल्का सा आपको ट्विस्ट करना है। क्या आप लोग सब रेडी हैं? जोर से आवाज नहीं, क्या आप लोग सब रेडी है? यस, दैट्स लिटिल बेटर। कोई बात नहीं। नवजीवनी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल सबके नाम वैसे ही रहते हैं, लेकिन लाशें बहुत निकलती हुई दिखती है। इस कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन फॉर मेडिकल प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी। ओ माय गॉड, ये क्या है? मेडिकल प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी कोई इक्विपमेंट है विच इज प्राइस्ड एट ₹2 लाख। 2 लाख में कहाँ मिलता है ये? ठीक है, द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 years एंड सैल्वेज वैल्यू भी दिया हुआ इस बार 18,000। एक तो डिप्रिशिएशन के वक्त काम आएगा, और एक लास्ट ईयर टर्मिनल ईयर के वक्त काम आएगा। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 22,000, ये और कॉस्ट भी है। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 पर ईयर फॉर 8 year। तो मशीन खरीदेंगे, 1,20,000 का रेवेन्यू है, 22,500 का कॉस्ट है। प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द रेडियोग्राफी वर्क टू अ नेबर टेस्ट सेंटर and is earning commission income of ₹36,000 per annum net of tax। तो यहां पर आपका एक इनकम था वो बंद हो जाएगा, अब आप इन हाउस ही कर लेंगे। तो ये 36,000 रुपीज आपकी क्या है? लॉस ऑफ इनकम। पिछले क्वेश्चन में ना आपका कॉस्ट बच गया था, इस बार आपकी इनकम घट जाएगी, तो 36,000 रुपये माइनस कर देना। जो भी आपका CFAT आएगा उसमें से 36,000 माइनस करेंगे। अभी एक चीज और जरा अंडरलाइन करना, नेट ऑफ टैक्स लिखा हुआ है। नेट ऑफ टैक्स का मतलब है कि ये 36,000 में से ऑलरेडी टैक्स इफेक्ट एडजस्ट हो गया है, और इस पे वापस टैक्स का कोई इम्प्लीकेशन नहीं देना है आपको, और इस पे टैक्स का कोई इम्प्लीकेशन नहीं देना। इसको फाइनली एज इट इज एडजस्ट करना है, प्लस या माइनस। तो हमारे एग्जाम्पल में माइनस होगा। अभी आप कमीशन अर्न कर रहे थे, अब आपको कमीशन अर्निंग बंद हो जाएगी, क्योंकि अब ये टेस्ट आप खुद ही करोगे इन हाउस। एनालाइज वेदर इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज द मशीन। बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताना है। टैक्स रेट 30% है, 10% फैक्टर दिया हुआ है। जब फैक्टर दिया हो तो क्या करेंगे? फुल सम्मान, इज इट राइट? तो पहले मुझे CFAT निकालना होगा। लिखेंगे स्टेप नंबर 1। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। CFAT लिख दिया, राइट हैंड साइड रुपीस। फर्स्ट पॉइंट नंबर ए लिखना सेल्स। पॉइंट नंबर ए सेल्स। मन में डाउट हो जिस भी जगह पे वहीं पूछना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछना डाउट, ठीक है? तो यहां पर हमारा रेवेन्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1,20,000।
आराम से शांत मुद्रा में सॉल्व करेंगे। लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये भी दिया हुआ 22,500। पॉइंट नंबर सी, लेस डेप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन आपको निकालना पड़ेगा SLM मेथड से। 2 लाख माइनस 18,000 डिवाइड बाई 5 ईयर्स, 22,750। पॉइंट नंबर डी लिखना है PBT, A माइनस B माइनस C। कितना आया PBT? A माइनस B माइनस C, 74,000 कितना आया? 750, 74,750 आया क्या? चेक करना फिर बोलना, बगैर चेक किए नहीं बोलना है। इज इट 74,750? हाँ बोलो, राइट है। पॉइंट नंबर डी, टैक्स। डेप्रिसिएशन गलत है, 8 करना है, सॉरी नहीं ईयर 8 है, ईयर नीचे गलत लिखा है। हाँ ईयर 8 है, वो आपने 5 लिख दिया, तो अभी उसको ठीक करेंगे तो आ जाएगा। टैक्स कितना है? टैक्स 30%। हाँ 30% बोलना कितना आता है? 22,425। फिर लिखना CF80 ब्रैकेट में बिफोर एडजस्टिंग कमीशन, बिफोर एडजस्टिंग कमीशन। अभी कमीशन का एक एडजस्टमेंट बाकी है, तो आप क्या करोगे? आप पहले D माइनस ई करोगे एंड प्लस सी कर देना। D माइनस ई यानी हो गया पैट एंड प्लस डेप्रीशिएशन। स्टार्ट करना। यस प्लीज कोशिश करो, मैं इतनी अच्छे से करवा रहा हूं, आप लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आंसर ही नहीं बोल रहा है कोई। 75075, 75075। ठीक है, नींद में मत रहो, जागो। अब इस क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट करेंगे, माइनस लॉस ऑफ कमीशन इनकम। अगर आपने ये मशीन लगाई तो आपकी कमीशन इनकम बंद हो जाएगी। ब्रैकेट में लिखना नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि स्टूडेंट की क्वेरी आ सकती है कि यहां पर हमने टैक्स एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में नेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, अपने आप नहीं करना है कुछ। 36,000। सो फाइनली CF80 तो हमें मिलेगा 39,075। चेक करना, ये आपका एनुअल CF80 जनरेट होगा अगर आप ये मशीन खरीदते हैं तो। ओके, क्या सब लोग रेडी हैं? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? NPV एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एनी क्वेरी ऑन दिस वर्किंग? इफ नो क्वेरी, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टास्क? स्टेप 2, कैलकुलेटर रेडी रखो। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम लिखना ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। लास्ट कॉलम प्रेजेंट वैल्यू, लास्ट कॉलम प्रेजेंट वैल्यू। टोटल 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। ईयर 0 में हम कॉस्ट ऑफ मशीन लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन 2 लाख ब्रैकेट में। ईयर 1-8 CF80 जनरेट करेंगे ब्रैकेट में स्टेप 1। स्टेप 1 पे जाएंगे और मुझे बताना स्टेप 1 में आपका लास्ट 39075 था क्या? 39075। एक और लिखना ईयर रेट, सैल्वेज वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है
सेकेंड थर्ड लाइन में दिया हुआ है 18,000 रुपीज। ओ वंडरफुल। क्या इस पे टैक्स नहीं लगेगा क्या सैल्वेज वैल्यू पे? एसएलएम मेथड में नहीं लगेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ 8 ईयर बुक वैल्यू इज 18,000, बाकी तो आपने डेप्रिशिएट कर दिया। सेल वैल्यू 18,000, तो जब तुम 18,000 का एसेट 18,000 में ही बेचोगे तो किधर से तुम्हारा टैक्स आएगा? ओ, ये तो बुक में नहीं लिखी हो आंसर में, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। ईयर 0 का 1, एक मिनट रुक जाओ, आपके इंस्टीट्यूट ने ना फैक्टर दे रखे हैं, उन सारे फैक्टर्स को ऐड करो, 1 से लेकर 8 तक के फैक्टर्स को ऐड करो, 1 से 8 तक के फैक्टर। 4.867 कैसे 4.867 आ रहा है? ज्यादा आएगा। चेक करना, फैक्टर्स को ऐड करके बताना। 5.33 5.33 और लास्ट वाले का फैक्टर दिया हुआ 0.467। अब आपका काम रह गया मल्टीप्लाई करना। कम ऑन स्टूडेंट, 4 लाख 2 लाख मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ रहा है 39,075 इंटू 5.33, 2 लाख समथिंग 8,270, 2,08,270। यस, ओके। फिर 18,000 इंटू 0.467 करना, 8406 आ रहा है क्या? 8406 आ रहा है क्या? अब मैं खुद भी कैलकुलेट कर रहा हूं। आ गया आ गया, ठीक है। अब उसमें एनपीवी निकाल लो। 16676 आ रहा है क्या? 16676, तो ये आपका एनपीवी आ गया। अब आपको एक और इसमें कैलकुलेशन करना है। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ब्रैकेट में लिखना पीआई, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। फॉर्मूला पहले लिखेंगे फिर आगे कार्रवाई होगी। अब आप जरा ऊपर टेबल देखो, ये जो दो नंबर पॉजिटिव वाले हैं ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हैं, तो इनको ऐड करो, 208,270 प्लस 8406 आपका इनफ्लो हो गया और 2 लाख रुपीस आपका आउटफ्लो है। 2 लाख रुपीस आपका आउटफ्लो है। तो आंसर 1.083 आ रहा है क्या? 1.083 कर देते हैं, 1.083 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, डिसीजन लिखना है, यहाँ पे एडवाइस लिखना है। एडवाइस लिखना है एज दी एनपीवी इज पॉजिटिव, एज द एनपीवी इज पॉजिटिव, दिख रहा है क्या आपको? एनपीवी इज पॉजिटिव और वी कैन से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1। दोनों में से कोई भी आप बेस ले सकते हो। अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो दिक्कत नहीं है, सिंगल प्रोजेक्ट में आप एनपीवी यूज करो या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यूज करो, आपका एडवाइस सेम ही आएगा। बिकॉज जब जब एनपीवी पॉजिटिव होगा तब तब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 होगा, और एनपीए इज मोर देन 1, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। फिर एक नोट लिखना नीचे, पॉजिटिव एनपीवी, नोट लिखना पॉजिटिव एनपीवी maximizes the wealth of the shareholder, positive NPV maximizes the wealth of the shareholder, positive NPV maximizes the wealth of the shareholder। तो आप टिक कर दो इसको,
इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट। जितने क्वेश्चन हो गए उनको टिक कर दिया आप लोगों ने, जितने क्वेश्चन हो गए उसको टिक करते जाना है। इज इट राइट? तो आपका आगे टाइम बचेगा। एनीबडी एनी क्वेरी ऑन दिस क्वेश्चन नाउ? नो क्वेरी? व्हाई? नो query is not a good sign. You should ask queries. एक होमवर्क लिखेंगे, एक होमवर्क लिखना, क्वेश्चन नंबर 43, फुल होमवर्क, मैंडेटरी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ कि 100% सेम क्वेश्चन हमने एक ऑलरेडी किया है इसकी ही तरह, तो सिर्फ आपको नंबर बदलना है और सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था